हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टूडेंट, जिस तरह से क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वो क्या था? F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि कूलम्स लॉ भी इससे मिलता जुलता है। मास की जगह इसमें चार्ज आ जाता है और ये कांस्टेंट किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक force between two charges is directly proportional to product of charges। जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ जाएगा। is directly proportional to product of charges proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to square of distance between them। okay? मान लीजिए आपके पास Q1 Q2 दो चार्जेस हैं। इफ 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r, by a distance r, तो Q1 Q2 ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच में सेपरेशन क्या है? r। देन इलेक्ट्रिक फोर्स F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर। Directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। सो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर और F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। F एट्रैक्टिव होगा अगर चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, और अगर चार्जेस सेम साइन के हैं यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो F रिपल्सिव होगा। F is
attractive if charges are of same sign and F is are of opposite sign. F is attractive if charges are of opposite sign, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, and F is repulsive if charges are of same sign. सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव. के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ये जो के है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं. क्या आपके चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हैं, क्या वाटर में रखे हैं, क्या ऑयल में रखे हैं. तो मीडियम पर डिपेंड करती है के की वैल्यू. तो इन फ्री स्पेस, अगर चार्जेस फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखे हैं तो जो के है इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है मैं बता रहा हूं, और ये होता है 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. के की ये वैल्यू होगी. ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. यहां पर फ्री स्पेस है मीडियम, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके. और वैक्यूम के लिए ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके. लेकिन अगर आपके चार्जेस वैक्यूम या स्पेस की बजाय किसी मीडियम में रखे हैं, वाटर हो सकता है वो मीडियम कोई ऑयल हो सकता है या कोई भी मीडियम हो सकता है, तो इन सम मीडियम अदर देन वैक्यूम स्टूडेंट, ये टॉपिक अगर अभी आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट लग रहा है तो जब तक ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो आपको पूरा वीडियो देखना है. वीडियो जब तक कंप्लीट होगा सब कुछ आपको क्लियर होगा अच्छे से. तो अगर आपके पास कोई मीडियम है वैक्यूम के बजाय तो के को क्या लिखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम. वो आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी वैल्यू. एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ओके. तो स्टूडेंट ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिस तरह से आपने ग्रेविटेशनल लॉ को लिखा था इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं.
in vector form, ये होगा वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर आर कैप। ये आर कैप यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग, यानी जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उससे किसकी तरफ? जिस पर फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ आर कैप is from force exerting to force experiencing पार्टिकल, यानी जो फोर्स लगा रहा है उससे जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी तरफ। डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज फ्रॉम फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, सेपरेशन R है। Q1 की वैल्यू है आपकी -2 माइक्रो कूलम। ये सिंबल माइक्रो का है, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁻⁶। एंड Q2 है 3 माइक्रो कूलम और R दिया हुआ है 1 मीटर। तो फोर्स क्या होगा? तो ये होगा आपका K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम इन वैक्यूम, मैंने मान लिया कि वैक्यूम में रखे हुए। तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या है? 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0 की? ये है। मैं इसको 8.98 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लूंगा, तो यानी मैं इसको लिखूंगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁻⁶। ये जो माइनस साइन है ये आपको यहां नहीं कंसीडर करना है जब आप उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हो। वेक्टर फॉर्म में अगर सॉल्व करोगे तो माइनस साइन या प्लस साइन कंसीडर करना है, ठीक है। तो अभी हम वेक्टर फॉर्म में नहीं सॉल्व कर रहे। तो Q1 है 2 माइक्रो 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 है 3 माइक्रोकूलम यानी 3 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻⁶ बाय आर स्क्वायर। आर है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 9 × 2 18 × 3 54। मैंने सो दैट हमारी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 8.98 को क्या ले लिया? 9 ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया 9 × 2 18 × 3 54 इंटू ये 10⁻⁻⁶ -12 प्लस 9 -3। तो 54 × 10⁻³ न्यूटन। और ये क्या होगा? अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्टिव। So this is the force between two charges. Okay. नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। Coulomb's law is in agreement with
न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्टूडेंट, अगर आपने इस कोर्स के बिगनिंग में सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कोर्स का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप वो लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि आपको इस कोर्स को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप इस कोर्स से मैक्सिमम सीख सकते हो, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ आप एक बार इंट्रोडक्शन टू कोर्स का जो छोटा सा लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखिए। ओके, तो बैक टू टॉपिक। कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में सेपरेशन R है। हम मान लेते हैं F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड F21 है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे 2 से 1 की तरफ R21 कैप। तो R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 एंड हम Q1 से Q2 की तरफ यूनिट वेक्टर लेंगे R12 कैप। तो R12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। तो F12 क्या होगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन R कैप की कौन सा आएगा इसमें? R12 आएगा कि 21? R कैप की डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल, यानी जो फोर्स लगा रहा है उससे जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी तरफ। तो F12 में फोर्स कौन लगा रहा है? Q2। किस पर? Q1 पर। यानी R क्या होगा? Q2 से Q1 मीन्स R21 कैप। और R12 कैप और R21 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो R12 कैप विल बी माइनस ऑफ R21 कैप, और यू कैन से R21 कैप विल बी माइनस ऑफ R12 कैप। तो मैं यहां पर रखूंगा वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ R12 कैप माइनस R12 कैप। तो मैं ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, तो क्या बचेगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। ये क्या होगा? ये होगा फोर्स जो ब्रैकेट में टर्म है वो होगा आपका फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्यों? क्योंकि R12 कैप किसके लिए आएगा? F21 के लिए आएगा। F12 के लिए क्या आ रहा है? 21। तो F21 के लिए क्या आएगा? 12। तो दिस इज माइनस ऑफ F21। ओके, सो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला ये कैसे है, तो देखिए इधर मैं आपको बता देता हूं भाई। F21 क्या होगा? ये होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कैप कौन सा आएगा? R21 आएगा या 12? R कैप क्या होता है? फोर्स एक्सर्टिंग से फोर्स एक्सपीरियंसिंग। तो F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी लगा कौन रहा है? Q1। लग किस पे रहा है? Q2 पे। तो R कैप क्या होगा? Q1 से Q2, और Q1 से Q2 कौन सा है? R12। तो ये क्या होगा? R12 कैप। ओके, तो आपका जो ब्रैकेट में टर्म है वो क्या है? F21। सो कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो कूलम्स लॉ is in agreement
with न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्टूडेंट्स, तो ये है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रूव दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ और कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो आपको इस तरह से प्रूव करना है। नेक्स्ट हम करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, मान लीजिए आपके पास ये एक चार्ज Q है और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, N चार्जेस हैं। ओके, तो सभी की वजह से फोर्स लगेगा। Q1 की वजह से भी Q पर फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से भी Q पर फोर्स लगेगा, Q3 होगा उसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, Qn की वजह से भी फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए आपकी ये सेपरेशन है R1, यूनिट वेक्टर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग। हम नेट फोर्स ऑन Q निकालना चाहते हैं, तो लगा कौन रहा है? Q1, Q2, Q3, ये सब। मान लीजिए यहाँ Q3 भी ले लेते हैं। ओके, तो Q2 से ये मान लीजिए ये डिस्टेंस R2 है, तो यूनिट वेक्टर ये R1 कैप, ये R2 कैप। इसी तरह R3 से ये डिस्टेंस मान लीजिए R3 है, तो यूनिट वेक्टर R3 कैप। Qn से ये मान लीजिए डिस्टेंस Rn है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? Rn कैप। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 क्या होगा? मान लीजिए इसको हमने वेक्टर F1 कह दिया, तो ये होगा KQ Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप ड्यू टू Q2, उसको हम F2 लिख देते हैं, तो वो क्या होगा? KQ Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप, KQ Q1 बाय R1 स्क्वायर, KQ Q2 बाय R2 स्क्वायर F2 के लिए। इसी तरह सभी के लिए होगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा Q पर? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो नेट फोर्स ऑन Q क्या होगा? इन सभी का वेक्टर सम। सो नेट फोर्स ऑन Q इज वेक्टर F and it will be vector sum of F1, F2 and all the forces, जितने भी सभी चार्जेस की वजह से फोर्सेस है। दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज की जो यूनिट मैंने आपको बताई थी 1 कूलम, उसको डिफाइन करेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमने पढ़ा था अभी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 मतलब चार्जेस है जो वो वैक्यूम में है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट जो फोर्स है वो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। यही वैल्यू 1/4πε0 की भी लेंगे हम
हम मान लेते हैं कि जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 वो दोनों इक्वल हैं, Q के इक्वल हैं, और जो उनके बीच में सेपरेशन R है वो 1 मीटर है। ओके, तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां रखता हूं तो F की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 1/4πε0। इसकी भी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹, जो 1/4πε0 की 8.98 इंटू 10⁻9 लिखते हैं हम। तो मैंने इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया 9 इंटू 10⁻9 में, सो दैट हमारी कैलकुलेशंस सिंपल रहे। आपकी बुक में भी मोस्टली जगह यही राउंडेड ऑफ वैल्यू ही मिलेगी। ओके, तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 Q इंटू Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर, तो ये कैंसल, तो यहां से आ गया Q स्क्वेयर इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू +-1 कूलम, +-1 कूलम। तो यहां से 1 कूलम की डेफिनेशन क्या आएगी, अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस सेम हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। तो यहां से डेफिनेशन आएगी इफ टू इक्वल, दोनों Q के इक्वल हैं, एंड सिमिलर, दोनों को पॉजिटिव मान लो या दोनों को नेगेटिव, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इफ टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, क्योंकि हमने यहां एप्सिलॉन नोट लिया है, इन वैक्यूम, देन ईच चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। तो हम यहां डेफिनेशन लिखते हैं 1 कूलम की, इफ टू इक्वल एंड similar charges, if two equal and similar charges repel each other with a force of 9 into 10⁻9 Newton when placed 1 meter apart in vacuum, then each charge is said to be 1 कूलम। तो हर एक चार्ज 1 कूलम होगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मीडियम हमारे पास वैक्यूम के बजाय कुछ और है तो क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सॉरी, उससे पहले मैं कुछ और यूनिट्स डिफाइन करना चाहूँगा। ये तो हमने सिर्फ SI यूनिट की है, एक और है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और उसको स्टैट कूलम भी कहते हैं, दैट इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ESU। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, और इसको स्टैट कूलम भी कहते हैं, स्टैट कूलम, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टैट कूलम 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। एक और यूनिट है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
EMU, electromagnetic unit, electromagnetic unit, and it is equal to 10 कूलम, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या 3 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को स्टैट कूलम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशन थी रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो हमने यहां पर 1 कूलम को डिफाइन किया है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास वैक्यूम की बजाय कोई मीडियम है तो हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो वैक्यूम में उनके बीच में फोर्स क्या होगा। वैक्यूम में जो फोर्स है, मान लीजिए उसको मैं F नोट से लिख देता हूं, तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। और इन ए मीडियम, अगर कोई मीडियम है तो क्या होगा, मैं उसको FM से लिख देता हूं, FM, M फॉर मीडियम, तो ये होगा 1/4πε, एप्सिलन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, Q1 Q2 बाय R²। तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K लिखते हैं यूजुअली, वो K ये वाला K नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम एप्सिलन R से लिखते हैं, R फॉर रिलेटिव। ओके, एप्सिलन R ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम is given by यानी एप्सिलन R और K is given by रेशो ऑफ F नोट एंड FM। तो ये होता है F नोट डिवाइड बाय FM, F नोट डिवाइड बाय FM। आप ये वैल्यूज रख दीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² डिवाइड बाय 1/4πε Q1 Q2 बाय R²। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलन और एप्सिलन नोट बचेंगे, ये 4π भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एप्सिलन R और K विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलन बाय एप्सिलन नोट। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इससे भी। ओके, तो यहां से आपके पास आ गया एप्सिलन R इक्वल टू एप्सिलन बाय एप्सिलन नोट। तो यहां से एप्सिलन किसके आ गया, एप्सिलन नोट इंटू एप्सिलन R के इक्वल। तो यानी जो आपका ये FM है, ये क्या हो जाएगा, 1/4π, एप्सिलन की जगह में क्या लिख देता हूं, एप्सिलन नोट एप्सिलन R, Q1 Q2 बाय R², Q1 Q2 बाय R²। ओके,
तो मैंने क्या किया, इसमें से ये 1/ε r बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये क्या है, F0 है, तो ये हो गया F0 डिवाइड बाय ε0r। तो ये है रिलेशन बिटवीन एफ एंड F0। तो जब एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ना एप्सिलन की वैल्यू नहीं दी होगी मीडियम के लिए, क्या दिया होगा एक्चुअली εr दिया होगा मीडियम के लिए। तो क्या करना है आपको, F0 निकालना है, उसको εr से डिवाइड कर देना, तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है वही हम सेम जो पहले किया था कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R। Q1 है मान लीजिए -2 माइक्रोकूलम, Q2 है 3 माइक्रोकूलम, R है 1 मीटर। ओके, तो पहले तो हमें निकालना है इनके बीच में फोर्स वैक्यूम में, और फिर निकालना है वाटर में, और वाटर के लिए जो εr की वैल्यू है वो 80 है। εr की वैल्यू यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो वैक्यूम में आपको पता है F0 इट इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁶/r²। R है 1 मीटर। तो ये कितना आ गया आपका 9 × 2 18 × 3 54 × 10⁻⁻³ न्यूटन एट्रैक्टिव, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये आ गया। दूसरा इन वाटर, तो वाटर में फोर्स क्या होगा, इट विल बी F0 डिवाइड बाई ER εr। तो F0 है 54 × 10⁻³ डिवाइड बाई εr, वाटर के लिए 80 दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाता है 0.675 × 10⁻³ न्यूटन एट्रैक्टिव। तो वाटर में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ये होगा, वैक्यूम में ये होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट एग्जाम में आपको एप्सिलन की वैल्यू नहीं दी मिलेगी, आपको εr की वैल्यू दी होगी अगर चार्जेस किसी मीडियम में हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम दो चार्जेस के लिए करेंगे और फिर हमने जो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा है यानी जहाँ पर दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे उसके लिए भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप जो आज की क्लास में आपने किया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कूलम्स लॉ का डेरिवेशन है वो लिख कर देखिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।